ऑन हो गई रिकॉर्डिंग? तो ओपन कर लेते हैं इंटेल से आइडिया। यस, कम्युनिटी वर्जन ओपन करते हैं हम लोग। और ये कम्युनिटी है ना, आई थिंक जावा रिवीजन पे था ना हम लोग। यस। तो यस, ये कम्युनिटी वर्जन बैंक वैंक हम लोगों ने सीखा था। और हम ओपन करते हैं जहाँ पे लिख सकें कुछ लिखने के लिए। तो ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे हम लोग लिख रहे थे? आई थिंक ब्रेव पे थे ना, TLD ड्रॉ पे थे हम लोग। TLD draw.com। इस पे नहीं थे क्या यार? TLD ड्रॉ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा। क्रोम पे एक बार चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक ऑन क्रोम। TLD ड्रॉ। ये क्लियर हो जाता है क्या अपने आप? आई डोंट नो। इतना जो लिखा था हम लोगों ने, ये रहा। हाँ। कौन से ब्राउजर पे थे? फायरफॉक्स पे थे। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, फायरफॉक्स पे थे। TLD ड्रॉ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग अलग अलग चीजें यूज करोगे करते हैं तो भूल जाते हैं। यस, अब दिखा आपको? मजा आया? चलो। गिटहब रेपो फॉर द नोट्स, आई विल शेयर एवरीथिंग। पहला वीक अभी समझ लो डेमो है। आप लोग डेमो ले रहे हो क्लास की, ठीक है? पहला वीक यू आर टेकिंग डेमो फ्रॉम मी। पहले वीक अभी आप लोग डेमो ले रहे हो, तो अभी एक वीक रुक जाओ। नेक्स्ट वीक से सारा चीज मैं इकट्ठा करके डाल दूंगा, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है? समझ गए सब लोग? ऑल ऑफ यू। फर्स्ट वीक डेमो चल रहा था। कलेक्शन एकदम डीप में पढ़ाएंगे। आप लोग कुछ पूछते रहिए। मदन कह रहे हैं नॉट एबल टू सी द टेक्स्ट। आई डोंट नो, दिख रही स्क्रीन क्यों दिख रही? मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ले रहा हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैन यू ऑल कंफर्म मी? बताओ। चलो, तो तीन चीज के बारे में बात करेंगे। देखो, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं भाई। कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी में 3 एपिसोड हम लोग कवर करेंगे आज, चाहे जितना टाइम लग जाए। 3 एपिसोड करेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक क्वेश्चन है, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है? पहला किरदार या पहला एपिसोड इस कहानी का। दूसरा कहानी का एपिसोड, ठीक है? हाँ, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस। इसमें हम लोग कवर कर लेंगे मोस्ट ऑफ द थिंग। आप टेंशन मत दो, आप बस कहानी सुनते जाइएगा मेरी। दूसरा जो एपिसोड होगा, हाउ टू हाउ टू यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन कलेक्शन फ्रेमवर्क इन प्रोजेक्ट। कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करेंगे, बस आप देखते जाओ। उसके लिए टेंशन मत लो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? सब चीज हम लोग दिखाएंगे। ऑन मोबाइल स्क्रीन नॉट एबल टू सी द टेक्स्ट, काइंडली एनलार्ज द। आई डोंट नो यार, बहुत बड़ा है टेक्स्ट। मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ा टेक्स्ट है। एंड डोंट स्टडी। अगर आप मोबाइल से ज्वाइन हो तो आप पढ़ने के लिए लैपटॉप यूज करो, मदन। बट इससे बड़ा कर देंगे तो मुझे पढ़ाने में दिक्कत होगी। आप लोग बताओ भाई मुझे। इससे बड़ा कर देंगे तो मुझे दिक्कत होगी पढ़ाने में भाई। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू ऑल श्योर, ठीक है? हाँ। और तीसरा टॉपिक, या हम लोग तीसरा जो आज एपिसोड पढ़ेंगे, दैट एपिसोड इज एक्चुअली, ठीक है, वो एपिसोड क्या होगा समझना बात को। व्हाट आर द जावा 8 फीचर्स? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट जावा 8 फीचर्स दैट आर या दैट आर रिक्वायर्ड फॉर, या बस फीचर्स इतना ही डाल दो। ये तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा कि आपको सब समझ में आ जाए। समझ गए सब लोग? मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सब समझ में आए, तीनों पॉइंट्स समझ में आ जाए। क्योंकि ये रिवीजन है, मैं फिर समझा रहा हूं आपको। दिस इज एक्चुअली अ रिवीजन, नॉट अ होल, कह सकते हो नॉट अ होल डेप्थ क्लास। सबको समझ आ रहा है? नहीं, आई एम ऑल्सो मोबाइल इट इज विजुअल परफेक्टली। हाँ, तो आप मोबाइल से दोबारा ज्वाइन करो। तो स्टार्ट करें भाई कहानी को। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस। पक्का? और ये अच्छा, डिटेल में अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप मैसेज कर लीजिएगा मैम को। मैम आपको बता देंगी कोर्स, और डिस्काउंट वगैरह वगैरह भी दे देंगी आपको। जो हमारा कोर जावा वाला कोर्स है, वहां से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पुराने स्टूडेंट अब आप लोग हो गए तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उसमें डिटेल के अंदर मैंने बता रखा है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। तो चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस। हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस इस वाले एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कितने लोग को पता है व्हाट इज एक्सेप्शन? दुविधाएं क्या होती है प्रोग्राम में? एक्सेप्शन, दुविधाएं कितने लोग समझते हो हिंदी में? दुविधा।
कोई जरूरी प्रोग्राम में हो, आप कोई काम कर रहे हो तो दुविधा आ जाती है। हम लोग हिंदी में दुविधा बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गमले में पानी दे रहा था, तब तक अचानक से गमला गिर गया। अब जब गमला गिर गया भाई, तो पानी तो गमले को दे रहे थे, नहीं जाए समझ में। मतलब बहुत फनी चीज हो गई। हम लोग अचानक से क्रिकेट खेल रहे हैं, अचानक से जो बॉलिंग कर रहा है उसका पैर टूट गया। समझ रहे हो ना? तो दुविधाएं आ जाती हैं अचानक से कोई काम करते वक्त। समझे मेरी बात? काम करते वक्त जब दुविधाएं जाती हैं, उसी को बोलते हैं रन टाइम पे एक्सेप्शन आ गया, काम करते वक्त एक्सेप्शन आ गया। और उसी रन टाइम या जो दुविधा आती है काम करते समय, उसी दुविधा को बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन उसका इसीलिए नाम है क्योंकि वो काम को करते वक्त आई है। आया समझ में? अनवांटेड कंडीशन दैट अकर ड्यूरिंग योर वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपने क्या किया, आपको कॉलेज जाना था, आपने बाइक निकाला, अचानक से बढ़िया सुंदर पोछा ओछा मस्त, सब कुछ मस्त एकदम चकाचक किया, और एकदम स्टाइल में चश्मा लगाया शाहरुख खान वाला। समझो मेरी बात, शाहरुख खान वाला चश्मा लगाया और मस्त घर से निकले। लेकिन जैसे 2 किलोमीटर गए आपकी बाइक पंचर हो गई। नहीं है समझ में? बाइक आपकी पंचर हो गई। वो पंचर जो है दैट इज अ अनवांटेड कंडीशन। आप नहीं चाहते थे, हाँ, अनवांटेड कंडीशन, वही वही विवेक, वही दुविधा है। दैट इज एक्चुअली दुविधा, वो दुविधा है। हाँ, वो आप ही की नहीं, बहुत सारे लोग की दुविधा होगी। हो सकता है कोई कॉलेज जा रहा हो सकता है कोई अपनी मतलब प्रियतम से मिलने जा रहा हो सकता है कोई डॉक्टर के यहाँ जा रहा हो, मतलब अलग अलग दुविधाएं आ सकती हैं, अलग अलग जगह काम करने के लिए अलग अलग दुविधाएं आ सकती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो समझने वाली बात है कि ये रन टाइम पे आई है। रन टाइम समझ रहे हो ना सब लोग? रन टाइम मतलब कि एक्चुअल काम करते वक्त, काम 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 करते वक्त, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। इसीलिए बोलते हैं क्या इसको, इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए एक्सेप्शन बोलते हैं। अब प्रोग्राम में भी ऐसा होता है। प्रोग्राम में भी ऐसा होता है। प्रोग्राम में भी ऐसा कैसे होता है देखो। प्रोग्राम में भी आप प्रोग्राम लिखते हो, सपोज दिस इज योर कोड, दिस इज योर कोड, ये आपका कोड है, ये आपका कोड है। पढ़ते पढ़ते रहिएगा भाई बात को, पढ़ते भी रहिए बात को, समझते भी रहिए, ये आपका कोड है। अब कोड में बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे, मतलब बहुत सारी लाइनें लिखी होंगी, ये आपका प्रोग्राम है पूरा पूरा। कोड में बहुत सारी लाइन होती है ना, ये आपका स्टार्टिंग लाइन है और ये आपका खत्म होने वाला लाइन है। आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, जा रहा, चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, अचानक से क्या हो सकता है, जैसे बाइक पंचर हुई वैसे ही प्रोग्राम में भी बीच में आ सकती है एरर कोई। आया समझ में? बीच में क्या आ सकती है, एरर। नहीं है समझ में? बीच में एरर आ सकती है। अब बीच में जैसे एरर आएगी आपका प्रोग्राम अचानक से बंद हो जाएगा, यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा यहीं पे। और ये चीजें नहीं चलेंगी आपकी। इसी चीज को, इसी सिचुएशन को बोलते हैं ये एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन हमारा जनरेट हो गया। तो प्रोग्राम में भी दुविधा आ सकती है। फैली कह रहे हैं कि सर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या, क्यों? जैसे रिकॉर्डिंग वाली फील आती है। हाँ ऐसा है क्या? ऐसा है तो मैं कल से रिकॉर्डिंग ऑन, अपना वीडियो ऑन कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ आता है क्या? अगर कोई ऐसा कुछ है तो बता दो भाई। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं कल से ऑन कर लूंगा। अभी लाइट वाइट मैंने सेट नहीं करा किया है, लाइट वाइट ऑन नहीं, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूँ। अदरवाइज कल से मैं बीच बीच में कभी कभी ऑन कर लूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। इतना सब लोग समझ गए एक्सेप्शन? जैसी यही सही फीलिंग आता है। हाँ यही सही, ये सही है। देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मेरी आवाज पे ध्यान दो। आवाज में मैं बहुत मस्ती मस्ती करूंगा, और बीच बीच में कैमरा ऑन कर लूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। चलो चलो आगे बढ़ो, डिस्टर्ब मत होने भाई, भटकने मत दो, टॉपिक से भटकने मत दो। हाँ चलो, देखो, अब जब एक्सेप्शन आ गई तो सबसे बेकार चीज क्या हुई पता है? जब यहाँ पे, हाँ जब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पे आपका प्रोग्राम जब बंद हो गया, यहाँ पे जब आपका प्रोग्राम बंद हो गया, तो सबसे बेकार चीज होगी, इसके नीचे की लाइनें नहीं चली, ये सब नहीं चली, ये सब नहीं चली। इसी को बोलते हैं कि ये जो टर्मिनेशन हुआ, इट इज नॉट अ नॉर्मल टर्मिनेशन। ये नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं है। ये कैसा टर्मिनल टर्मिनेशन है, ये एब नॉर्मल टर्मिनेशन है, एब नॉर्मल टर्मिनेशन है। आया समझ में? दिस इज एक्चुअली एब नॉर्मल टर्मिनेशन। नहीं है समझ? कितने लोग समझ गए मेरी बात? ये हमारा एब नॉर्मल टर्मिनेशन है। एब नॉर्मल, इट इज नॉट अ नॉर्मल। और एब नॉर्मल ने क्या किया,
एब नॉर्मल ने क्या कि हमारी बाकी लाइनें नहीं एग्जीक्यूट होनी थी। अब हो सकता है यहाँ पे 10 लाइन हो सकता है यहाँ पे 100 लाइनें हो सकता है यहाँ पे 500 लाइनें हो सकता है यहाँ पे 1 लाख लाइनें और हो सकता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कोड हो तो चला ही नहीं है भाई। तो इसीलिए ये जो एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पे, ये जो दुविधा आ रही है, इसे हैंडल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल द एक्सेप्शन। अब हैंडल से क्या होगा, हैंडल से यही होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट कोड था वो हमारा बच जाएगा, वो चलेगा। एरर आएगी तब भी बच जाएगा। आया समझ में? एरर आएगी तब भी बच जाएगा, मतलब हमारा कोड हमेशा नॉर्मली टर्मिनेट होगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि हम एक्सेप्शंस को क्यों हैंडल करते हैं, वाई टू हैंडल एक्सेप्शंस, वाई टू हैंडल एक्सेप्शन, आपसे पूछ सकता है वाई टू हैंडल एक्सेप्शन। तो आप बताओगे क्या? हम हैंडल इसलिए करते हैं जिससे हम एब नॉर्मल सिचुएशन से बच सकें, एब नॉर्मल टर्मिनेशन से बच सकें। हम एब नॉर्मल जो है, एब नॉर्मल टर्मिनेशन, एब नॉर्मल टर्मिनेशन जो हमारा हो रहा है, टर्मिनेशन, इससे बच सकें और हो क्या सके, नॉर्मल टर्मिनेशन हो सके, नॉर्मल टर्मिनेशन हमारे प्रोग्राम का हो सके, ये हो सके और इससे हम बच सके। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शंस को हैंडल करना जरूरी है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना जरूरी है। कितने लोग समझ गए एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन क्यों हैंडल करना चाहिए, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करना चाहिए? ये भी बहुत अच्छी बात है, मतलब तगड़ी बात है। कैसे? देखो, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए वी हैव अ सर्टेन कीवर्ड्स, ठीक है, वी हैव सर्टेन कीवर्ड्स। जैसे हमारे पास एक ट्राई है, ट्राई कीवर्ड है, बट एक्चुअली ये इसके साथ जब यूज होता है ब्रैकेट के साथ तो उसको बोलते हैं ब्लॉक। तो एक हमारे पास ट्राई ब्लॉक है, एक हमारे पास कैच कीवर्ड भी है, लेकिन कैच इसके साथ फिर से यूज होगा तो उसको बोलेंगे कैच ब्लॉक, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक फाइनली है, ये भी कीवर्ड है बट ये भी यूज होगा इसके साथ, तो ये होता है फाइनली ब्लॉक। हम यूज कर सकते हैं इन तीनों का, ट्राई, कैच, फाइनली, अपने एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। तो बेसिकली इनके कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे ट्राई के साथ हम कैच यूज कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, ट्राई, कैच, फाइनली तीनों यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखो कैसे करेंगे। नाउ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, लाता हूँ, फिर एक्सेप्शन को हैंडल करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा, ठीक है, कोड। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं पैकेज, मतलब फोल्डर, नाम इसका क्या देते हैं फोल्डर का, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं मेन प्रोग्राम। कितने लोग को इनपुट लेना आता है जावा में? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर? सबको पता ना? यस, यूजिंग स्कैनर क्लास। हम कंसोल से लेंगे तो स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। देखो कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर का, हम बनाएंगे क्या, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्कैनर। अब क्योंकि इंटेलिजे है तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, सिस्टम डॉट इन, ये, ठीक है। तो ये सिस्टम डॉट इन क्या है, इट इज एक्चुअली अ स्ट्रीम दैट इज कनेक्टेड टू योर कीबोर्ड। तो जो आउटपुट आएगा वो आपके कीबोर्ड से आएगा। इससे अगर यहाँ पे फाइल का रेफरेंस पास कर दें तो फाइल से इनपुट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम सपोज हमें एक नंबर लेना है या हमें एक स्ट्रिंग लेना है। तो अगर स्ट्रिंग लेना होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम स्ट्रिंग, मान लो नेम लेना है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन से हमें मिल जाएगा क्या, इतना सबको समझ में आ गया। और फिर हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं हाय, ठीक है, ऐसा आउट कर दो और यहाँ लिख दो हाय और फिर लिख दो नाम, नहीं। कितने लोग समझ गए? सिंपल, ठीक है। सर लेफ्ट साइड वाला टाइप ऑब्जेक्ट नेम क्रिएट कैसे करते हैं, देखो देखो अभी बता देंगे, ठीक है। अगर हमें इंटीजर लेना होता, नेम की जगह इंटीजर लेना होता, सपोज किसी का मार्क्स लेना है या किसी का एज लेना है, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं एज और यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट और हम लिख देंगे योर एज इज और फिर एज। समझ गए ना सब लोग? परफेक्ट, परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो नहीं? दिक्कत है, एक मैसेज देते हैं फिर मैं दिक्कत दिखाता हूं। एंटर योर एज, अब दिक्कत दिखाता हूं। सपोज आपने चलाया प्रोग्राम, सबको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी ना। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, आपको मजेदार चीज में दिखाता हूं जो कोई नोटिस नहीं करता। ये देखो, यस, एंटर योर एज। अब यहाँ पे एज हमें लिखना है। अब एज तो कुछ भी हो सकती है, सपोज मैंने लिख दिया 25, योर इज 25। फिर से मैं प्रोग्राम रन कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि सपोज कोई भाई खुद खुराफाती आदमी है। अब उस खुराफाती आदमी ने क्या किया, उस खुराफाती आदमी ने
नंबर एज 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 मतलब एज नंबर है, उसको एंटर करना चाहिए था, बट उसने एंटर कर दिया क्या, स्ट्रिंग। आया समझ में, उसने एंटर कर दिया स्ट्रिंग, और एरर आ गई हमारे प्रोग्राम की, या स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया या स्ट्रिंग डाल दिया, एनीथिंग अदर देन द नंबर। अब यहां पे आ गई प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन कौन सी आई है, देखो, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, मतलब इनपुट आपका मिसमैच हो गया है, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। आ गया समझ में सबको, दिस इज एक्चुअली एक्सेप्शन। अब इससे होगा क्या, लेट सपोज आपने इसके नीचे कुछ काम किया होगा, इसके नीचे कुछ काम किया होगा, या दिस इज अ अदर कोड, अदर इंपॉर्टेंट कोड, इंपॉर्टेंट कोड, बहुत सारी लाइनें में लिख देता हूँ, अदर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कोड। आया समझ में। सो इस तरह से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोड है, लास्ट में लिख देते हैं, थैंक यू फॉर यूजिंग प्रोग्राम। ठीक है, और कोई शॉर्टकट मुझे बता रहा है, आई थिंक शिफ्ट F6 से दोबारा से रीरन हो जाता है, हाँ लेट्स सी। हाँ, कमांड R से रन हो जाएगा दोबारा, हाँ ना ना। लेट्स सी, इसमें तो ये दिखा रहा है रीरन मेन कमांड R, बट हो नहीं रहा है यहाँ पे, लेट्स सी। शिफ्ट F10, विंडोज में ऐसा होता है शायद शिफ्ट F10 से, बट यहाँ से होगा, यस। वेट 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 वेट, ना ना ना, रन तो होता था यार, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है। नहीं, शॉर्टकट चल नहीं रहा है, आई डोंट नो। चलो मैं देख लूंगा क्यों वो नहीं हो रहा। ये देखो कमांड R से बता रहा ना शॉर्टकट, ये देखो, नहीं ऑप्शन आ रहे हैं शायद, हाँ ठीक है, यस कंट्रोल R से हमारे इसमें चलता है, ठीक है कंट्रोल R से चलता है, ठीक है। बाकी आप लोग विंडोज में शिफ्ट F10 से चलता है शायद। चलो नाउ, अब यहाँ पे देखो हमने डाला 30, तो योर एज 30 आ गया। अदर इंपॉर्टेंट कोड, अदर इंपॉर्टेंट कोड, थैंक यू फॉर यूजिंग प्रोग्राम, मतलब सब चीज परफेक्टली सही चला है। लेकिन अगर हम क्या करते, अगर हम यहाँ पे गलत कुछ डाल देते, देखो जैसे मैंने गलत डाला, एरर तो यहीं पे आई है इनपुट लेने में, बट जो बाकी कोड था वो भी हमारा नहीं चला, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मलिटी। प्रोग्राम में बाकी कोड भी नहीं चला। अब ये तो छोटा प्रोग्राम है, आपका जब पूरा सॉफ्टवेयर होगा तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा, अगर आप एक्सेप्शन नहीं हैंडल करोगे ढंग से। समझ गए मेरी बात, अगर आप एक्सेप्शन ढंग से नहीं हैंडल करोगे तो पूरा पूरा सॉफ्टवेयर ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, और इसको हैंडल करने के लिए आपको ट्राई कैच यूज करना चाहिए। ट्राई कैच हमेशा यूज करना है आपको, कैसे, आपको सबसे पहले ये निकालना है कि किस कोड में एरर आ सकती है। तो आप देखो, आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हो, इनपुट लेने के लिए ये लाइन है और प्रिंट करने के लिए ये लाइन है, तो हम ये तो पक्का श्योर हो गए कि एरर आएगी इनपुट से रिलेटेड, तो इसी में आएगी। तो हम इन दोनों को लाइन को डाल देंगे ट्राई के अंदर, यस, ठीक है, ट्राई के अंदर। तो ट्राई के अंदर क्या डालना है आपको, एरर प्रोन कोड, एरर, एरर प्रोन कोड। आया समझ में, एरर प्रोन कोड आपको इसके अंदर डालना। एरर प्रोन मतलब जिसमें एरर होने की संभावना हो, एरर होने की संभावना या चांसेस, चांसेस हैं, उन कोड को आप इसके अंदर रख दो। एक लाइन, दो लाइन, 10 लाइन, अगर आपको लग रहा है सारे ही कोड में एरर आ जाएगी तो सारे ही लाइन को आप इसके अंदर डाल दो। आया सबको समझ में। अब अगर मान लो एरर नहीं आई तब तो ये चला गया, लेकिन अगर एरर आ गई फिर आप क्या करोगे, एरर आ गई फिर आप क्या करोगे भाई, एरर आ गई तो आपको लगाना है कैच। क्या लगाना है, कैच, कैच ब्लॉक यूज करना है। अगर एरर आ गई सो इन दिस केस आपको यूज करना है यहां पे हैंडलिंग, हैंडलिंग एरर कोड। यहां पे आपको कोड को हैंडल करने वाला कोड यहां पे लिखना है, एरर को हैंडल करने वाला कोड आपको यहां पे लिखना है। अब आप बताओ एरर को हैंडल करने वाला कोड, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि भाई आप यहाँ लिख दो इनपुट इज रॉन्ग, या इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। कितने लोग समझ गए मेरी बात, सब लोग समझ गए ना। मतलब अगर यहाँ पे कोई एरर आ गई तो इसका मतलब आपने इनपुट गलत दिया भाई। कोड को तो ऐसा ही हैंडल होगा ना, कोड तो ऐसा ही हैंडल होगा, नहीं है समझ में। अब आप लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा क्यों ना लिख दें, हाँ ऐसा क्यों ना लिख दें कोड को सही,
देखो सही करने और हैंडल करने में अंतर है। जैसे मान लो कल कोई फेल हो गया हमारा दोस्त, या मान लो आपके दोस्त ने एग्जाम दिया और एग्जाम में वो फेल हो गया, तो अब उसको आप पास नहीं कर सकते हो। बट जब उसने अपना रिजल्ट देखा और वो रोने लगा, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो यार, बोल सकते हो कि मतलब अगली बार अच्छे से मेहनत करना, ये करना, वो करना, समझे। तो सिचुएशन को हैंडल करना और सही करना, दैट्स द टू डिफरेंट थिंग। तो अब जो एरर आ रही है उस एरर को आप यहाँ सही नहीं करोगे, उस एरर को आप हैंडल करोगे। समझ गए सब लोग, यहाँ पे हैंडल करोगे। ठीक है। एक चीज और आपको कैच ब्लॉक के अंदर बतानी होती है। कैच ब्लॉक में पैरामीटर भी तो पास करना है। यस कमल, वही तो बताने जा रहा हूँ, वही तो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको हैंडल करना है कौन सी एरर आ सकती है, उस एरर का नाम लिखना होता है, बेसिकली उस एक्सेप्शन का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे आ रही इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, तो यहाँ पास कर दोगे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। आया सबको समझ में। यहाँ पे आप इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, आप कहोगे सर आपको कैसे पता होगा, तो मैंने यहाँ पे आइडिया ले लिया है, आप भी ले लोगे कि हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, इसका मतलब इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ही आएगी। अगर आप डेटाबेस से काम करोगे तो एसक्यूएल एक्सेप्शन ही आएगी। सर्वलेट से रिलेटेड काम करो तो सर्वलेट एक्सेप्शन ही आएगी। अगर आपको कुछ नहीं पता कौन सी एक्सेप्शन आएगी, तो आप यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दो। आया सुन में अब। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप एक्सेप्शन लिख दो, सर मुझे इसी में प्रॉब्लम है। अनसिल, आप समझ गए, मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ एक्सेप्शन लिख दो। एक्सेप्शन इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल द एक्सेप्शन। ठीक है। हायरार्की कुछ ऐसे बनाई गई, देखो हायरार्की कुछ ऐसे बनाई गई, सबसे टॉप पे, बात को समझना आप, यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद हमारी कहानी खत्म। देखो सबसे ऊपर होती है एक थ्रोएबल क्लास, एक थ्रोएबल क्लास, थ्रोएबल क्लास। दिस एक्चुअली अ टॉप पेरेंट क्लास ऑफ योर हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन। उसके नीचे हमारे पास एक क्लास होती है एक्सेप्शन क्लास। ठीक है। एक्सेप्शन क्लास। अच्छा, इसके और भी चाइल्ड होते हैं, जैसे एक होती है एरर, एक्सेप्शन क्लास। ठीक है। और एक होती है एरर भी होती है इसकी। एरर कैनॉट बी हैंडल, तो एरर वाले को हम छोड़ देते हैं। एरर जब भी आती है वो हैंडल नहीं की जा सकती। ठीक है तो इसी की चाइल्ड, बट हैंडल नहीं की जा सकती। तो अब इसके नीचे बाकी सारी एक्सेप्शंस हैं, जैसे नंबर नॉट फाउंड या रन टाइम एक्सेप्शन जितनी होती है सब इधर आती हैं। रन टाइम एक्सेप्शन सब इधर आएंगी, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन ये सब इधर आती हैं। ठीक है। ये सारी एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, जितनी भी एक्सेप्शन सब इधर आएंगी। ठीक है। इसी तरह मिसमैच एक्सेप्शन जो भी था, मतलब बस, या सर्वलेट एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, ये सब इसी के नीचे आएंगे। जितनी भी एक्सेप्शन है जिसे हैंडल किया जा सकता है, वो सारी चाइल्ड है किसकी, वो सारी ये चाइल्ड है हमारे इस एक्सेप्शन क्लास की। किसकी, इस वाले एक्सेप्शन क्लास की। ठीक है। तो कैच में देखो, कैच में अगर आपको पर्टिकुलर एक्सेप्शन का नाम पता है, पर्टिकुलर एक्सेप्शन का अगर नाम पता है, तब तो आप डाल दो उस कैच ब्लॉक में। अगर आपको पर्टिकुलर एक्सेप्शन का नाम नहीं पता, तो आप डायरेक्टली पेरेंट का नाम लिख दो। पेरेंट मतलब इसका नाम लिख दो। अब होगा क्या, जहां पेरेंट आ जाएगा, पेरेंट चाइल्ड को खुद हैंडल कर लेगा। आया समझ में। दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ गए सब लोग। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं और इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो अब देखना क्या होगा। अब मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया और एज अगर सही डाला, तब तो प्रोग्राम सही चला, कैच की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम गलत लिख देंगे, अगर हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, वाओ, मैजिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनपुट इज रॉन्ग, इनवैलिड इनपुट, लेकिन हमारा प्रोग्राम अभी भी एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी नॉर्मली ही टर्मिनेट हुआ है, मतलब सब कुछ सही चला है, मैसेज भी प्रॉपर आ गया और हमें हमारा प्रोग्राम तगड़ा चला भी है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हम्म। पक्का। ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एक्सेप्शन हैंडलिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट ये है, ये कहता है प्रिंटिंग स्टैक ट्रेस भी यूज कर सकते हो प्रिंट करने के लिए डेटा, या इस EX के पास बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। हम्म। हम्म। इंपॉर्टेंट चीज, विवेक मुझे बताने दो, मेरे हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम्म, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जितने एक्सेप्शन हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें दिए गए हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए, बहुत सारे एक्सेप्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे काम हमारा नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग डेटा टाइप से काम करते थे ना, जब हमें जरूरत पड़ती थी तो हम खुद का बनाते थे। होता है ना बहुत बार, जैसे मान लो क्या होता है कि आप कॉलेज में जाते हो यार, हॉस्टल में बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, उन खानों से हमारा काम नहीं हो पाता है। समझे मेरी बात? तो हम क्या करते हैं, या तो हम खुद का खाना बनाते हैं या कहीं से बाहर जाते हैं खाते हैं। तो यहां भी है बहुत बार कि इन एक्सेप्शंस तो हमें बहुत सारी मिली है, एन नंबर ऑफ एक्सेप्शंस वी हैव, एन नंबर ऑफ एक्सेप्शन,
बट इन n नंबर ऑफ एक्सेप्शन से हमारा काम नहीं हो पाएगा. इन दैट केस देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन. हमारे पास कस्टम एक्सेप्शन बनाने के ऑप्शन है. कस्टम एक्सेप्शन मतलब हम अपनी खुद की एक्सेप्शन बना सकते हैं. कितने लोग समझ गए? और बनाने के बाद सेम इन्हीं एक्सेप्शन की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है, मतलब उसको भी हम कैच कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, डिपेंडिंग सारा काम कर सकते हैं. मैं दिखाता हूं अभी आपको. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एज इनवैलिड एक्सेप्शन बनानी है, तो हम एक क्लास बना लेंगे जिसका नाम होगा एज इनवैलिड एक्सेप्शन. ठीक है, अभी तक ये नॉर्मल क्लास है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे एक्सेप्शन फैमिली की, एक्सेप्शन फैमिली का. जैसे हम कहेंगे इसको एक्सटेंड कर देंगे रन टाइम एक्सेप्शन या एक्सेप्शन से. कितने लोग समझ गए? जैसे ही हमने एक्सेप्शन एक्सटेंड किया, मतलब ये अब बेटा बन गया किसका? एक्सेप्शन का. मतलब ये एक्सेप्शन फैमिली का बन गया. और ऑब्वियसली बात, एक्सेप्शन फैमिली का बन गया तो ये एक्सेप्शन वाली सारी चीजें इसके पास आ गई होंगी, इनहेरिट हो गई होंगी. आया समझ में? या फिर आप रन टाइम एक्सेप्शन की फैमिली का बना दो इसको, रन टाइम एक्सेप्शन. तो ये भी एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन किसका बच्चा है? एक्सेप्शन का. और इन एज इनवैलिड एक्सेप्शन भी मैंने किसका बेटा बना दिया? रन टाइम एक्सेप्शन का. तो रन टाइम एक्सेप्शन सारी प्रॉपर्टीज दे देगा किसको? एज इनवैलिड एक्सेप्शन को. कितने लोग समझ गए मेरी बात? अगर रन टाइम एक्सेप्शन होता है तो क्या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी होता है? नहीं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं होता है. ठीक है, ये सारी चीजें जितनी है वो रन टाइम की ही बात हो रही है. रन टाइम जितने एक्सेप्शन आते हैं उन्हीं की बात होती है, क्योंकि रन टाइम को ही हम बोलते हैं एक्सेप्शन. ठीक है, ये कंपाइल टाइम बोल सकते हैं इसको, ये नहीं, कंपाइल टाइम एरर नहीं बोल सकते. कंपाइल टाइम तो जैसे आपने सिंटेक्स में कोई गलती कर दी, कंपाइल ही नहीं हुआ प्रोग्राम, वो होता है कंपाइल टाइम एरर. ठीक है, बट यहाँ पे तो प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है ना, उसके बाद एरर आ रही है जब आप चला रहे हो प्रोग्राम को, उसको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन. आया समझ में? तो ये हमने बना दिया अपना खुद का एक्सेप्शन. आप करेंगे क्या इसमें? इसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इन ऑर्डर टू इनहेरिट द दीज एक्सेप्शंस. तो हम, आप ऑल्ट एन विंडोज में दबाइएगा, और अगर मैक में हो तो कमांड एन, और कंस्ट्रक्टर में आप ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर बनाइए. ठीक है, और ब्लैंक वाले कंस्ट्रक्टर में हम यहां पास कर देंगे सुपर में इनवैलिड एज. आप कहोगे सर ये क्या किया? ये मैंने सुपर की हेल्प से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, मतलब ये एक मैसेज पास किया. कहने का सिंपल मतलब जब आप कभी फ्यूचर में एज इनवैलिड एक्सेप्शन को यूज करोगे तो हमने पेरेंट के पास एक मैसेज पास कर दिया है. ठीक है, मतलब रन टाइम एक्सेप्शन को एक मैसेज दे दिया है, इनवैलिड एज. सेम अगर ऐसा भी तो चाहते हो आप कि हम एक यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्टर बना लें, हो सकता है ये मैसेज आप ना देना चाहो, कोई यूजर देना चाहे तो वो मैसेज ले सकता, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैसेज ले सकता है, और सुपर में वो मैसेज पास कर सकता है. नेम की जगह आप मैसेज कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा. सो पुट दिस मैसेज, मैसेज. इंटरेस्टिंग. अब क्या होगा, इस एक्सेप्शन को आप यूज कर सकते हो. तो मैं आता हूं, मैं यूज करके दिखाता हूं. सपोज सपोज बात को समझना. यहां पे आपने एज लिया. अब हमने कहा कि अगर एज अगर 18 से छोटी है, कंडीशन लगा सकते हो, अगर एज की वैल्यू लेस देन 18 है तो हम कहेंगे आपकी एज इनवैलिड है. ऐसा समझो कि ये वोटिंग एप्लीकेशन है. ठीक है, वोट करने वाला, और 18 के नीचे कोई वोट नहीं कर सकता. ठीक है, तो हम यहाँ पे थ्रो करेंगे न्यू एज इनवैलिड एक्सेप्शन को, और मैसेज नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डिफॉल्ट मैसेज आ जाएगा. तो इस कंडीशन में एक जानबूझ के एरर आएगी. ये कोई एरर नहीं है, 18 से कम कोई एज का मतलब एरर थोड़ी ना है प्रोग्राम के अंदर. बट हमने अपने सॉफ्टवेयर के लिए इसको एरर माना है, इस कंडीशन को, और इस कंडीशन पे हमने जानबूझ के एरर थ्रो किए, मतलब जानबूझ के एक्सेप्शन में ला रहा हूं. कैसे? इस थ्रो कीवर्ड से. इस थ्रो कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो, जानबूझ के एक नई एरर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो रन टाइम पे. तो जैसे ही आपकी एज 18 से कम होगी, एरर आ जाएगी. और जब एरर आ जाएगी तो हम फिर से क्या करेंगे, वी कैन कैच दैट एरर. हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं. तो हम पहले वाले को बोल देते हैं कि ये है हमारी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन. और हम क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया चीज, हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लगा सकते हैं. यस, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लगा सकते हैं. यहाँ पे हम एक कैच और लगा सकते हैं जिसमें हम एज इनवैलिड एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं. आया समझ में? सो वी कैन पुट मल्टीपल कैच ब्लॉक्स. मतलब अगर आपके कोड में एज इनवैलिड एक्सेप्शन आ गई तो ये कैच ब्लॉक चलेगा. तो मैं कहूंगा योर एज इनवैलिड, योर एज इज इनवैलिड. एंड देन मैसेज अगर आप देना चाह रहे हो तो ex डॉट गेट मैसेज प्रिंट कर सकते हो. एस आउट ex डॉट गेट मैसेज, जो मैसेज आपके एक्सेप्शन के पास होगा वो आ जाएगा.
इन केस अगर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ गई तो ये कैच ब्लॉक चलेगा। इसके अलावा अगर कुछ आ गई तो आप यहाँ पे पेरेंट को भी डाल सकते हो, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, आप बहुत सारे कैच ब्लॉक्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे एश आउट एरर। कुछ लोग को आप समझ में आ रहा होगा अच्छे से, गेट मैसेज। ठीक है, तो हमने 3 कैच ब्लॉक्स लगाए हैं इसी में, मतलब हमें 3 तरह की संभावना लग रही है तो 3 कैच ब्लॉक्स लगाए हैं। आ गया समझ में? पक्का? दिस इज व्हाट एक्चुअली कोडिंग इज। अब हमारे पास अगर ये एरर आती है अपने हमारे कोड के अंदर तो ये चलेगा, ये एरर आएगी तो ये चलेगा। इसके अलावा कोई एरर आ गई तो ये चलेगा पेरेंट वाला, पेरेंट ब्लॉक कैन हैंडल ऑल द एरर्स। तो हम यहाँ पे आते हैं और कोड एग्जीक्यूट करते हैं। यस, एरर लाएं कि ना लाएं? पहले नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल में सब चीज परफेक्ट ही चला, और इसको वोटिंग एप्लीकेशन बना ही देते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं, अगर सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पे तो हम कर देते हैं वोटेड। ठीक है, अब देखो हम कहेंगे 30 हमारी एज है, वोटेड। ठीक है, अगर हम कहेंगे हमारी वोट 25 है, वोटेड। अगर हम कहेंगे हमारी एज 17 है, ये देखो क्या हुआ, कुछ मजा आया? 17, योर इज 17, योर एज इज इनवैलिड, इनवैलिड इज, बाकी सब चीज चला हमारा। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर किसी ने कुछ गलत उल्टा सीधा डाल दिया तब भी सारा कोड चलेगा। इनपुट इज रॉन्ग, इनवैलिड इनपुट, तो उस हिसाब से आपने एक्सेप्शन हैंडल। सो दिस इज व्हाट अ रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टम एक्सेप्शन। क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि कभी भी आपको खुद की एक्सेप्शन बनानी है या जरूरत पड़ गई तो आप अपनी खुद की एक्सेप्शन बना के और उसको यूज कर लो एज अ नॉर्मल एक्सेप्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट एक्सेप्शन हैंडलिंग। बाकी आप देख लीजिए, हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क पे आगे बढ़ते हैं। वी ऑलरेडी डन एक्सेप्शन हाफ एन आवर। तो यही एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, कस्टम एक्सेप्शन क्या है, ट्राई क्या है, कैच क्या है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, थ्रोज में एक मैंने बता दिया थ्रो बता दिया। अब थ्रोज का भी काम थोड़ा सा होता है। हाँ, फाइनली भी बता देते हैं। फाइनली में क्या है, आप कैच के साथ फाइनली लगा सकते हो। फाइनली का मतलब होता है कि इसके अंदर जो लिखोगे वो चलना ही चलना है, कैच चले चाहे ट्राई के चले, बस। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट। तो फाइनल स्टेटमेंट हमेशा चलेगा, एरर आएगी तब भी, एरर नहीं आएगी तब भी। तो ये काम है हमारा फाइनली का। अगर एरर नहीं आई तब भी फाइनली चलेगा फाइनल स्टेटमेंट, और अगर एरर आ गई तब भी आपका फाइनल स्टेटमेंट चलेगा। सो फाइनल इज फाइनल, फाइनली में अंदर वो कोड लिख दो जो चलना ही चलना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे डेटाबेस का काम कर रहे हो, तो जो कनेक्शन आपने बनाया है उस कनेक्शन को क्लोज करना ही करना है। ठीक है, तो वो आप फाइनली में करोगे। एरर आए चाहे ना आए, फाइनली चलेगा तो कनेक्शन क्लोज हो ही जाएगा। ठीक है सर, एक वो एग्जांपल दिखा सकते हैं जब फाइनली में रिटर्न स्टेटमेंट डालते हैं तब? वो सब अलग बात है प्रियंक, आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, वो सब आप प्रैक्टिस करिएगा, दैट्स द डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल है वो सीख रहे हैं। सर, डज द इंडस्ट्री यूजेस विद रिसोर्स और रेगुलर ट्राई कैच? यू कैन यूज ट्राई विद रिसोर्स ऑल्सो। ठीक है, आप रिसोर्स ओपन कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं बताता हूँ, एक ओपन करके दिखाऊं। जैसे आपको कोई कनेक्शन ओपन करना है या स्कैनर आपको ओपन करना है, तो स्कैनर एक बढ़िया तरीका नहीं होता, आप स्कैनर यहाँ पे बनाएं। यू कैन पुट दिस स्कैनर हियर। यस, दिस इज कॉल्ड ट्राई विथ रिसोर्स। ठीक है, अब इसमें उसमें अंतर क्या है, इसमें उसमें अंतर क्या है समझो। ये जो आपने यहां पे लिखा है ट्राई के ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड ट्राई विथ रिसोर्स। इसमें जब आपने स्कैनर यूज किया ट्राई के अंदर तो स्कैनर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ऐसा में स्कैनर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। और अगर आप पुराना तरीका यूज करोगे कुछ ऐसा, स्कैनर अगर बाहर होता यहां पे, तो आपको स्कैनर को लास्ट में क्लोज करने की आवश्यकता होती। अच्छा कोड बनाने के लिए स्कैनर डॉट क्लोज, ये खुद से लिखना पड़ता। आया समझ में? सो दिस इज कॉल्ड अ बेटर कोड, यूज अ ट्राई विथ रिसोर्स। तो यहां पे आउट कर दो फाइनल स्टेटमेंट, और ये जो है ये आपको लिखना है यहाँ पे, इस कॉल्ड ट्राई विथ रिसोर्स। आया समझ में? So जब भी आप कोई रिसोर्स ओपन करो, मतलब कोई वेरिएबल बनाओ, कोई ऑब्जेक्ट बनाओ जो किसी फाइल से डेटा रीड कर रहा हो या फाइल रीड कर रहा हो, तो वो जो रीडर होगा या जो भी रिसोर्स आप ओपन कर रहे हो, दैट रिसोर्स मस्ट बी इन द रिसोर्स या रिसोर्स ब्लॉक। आ गया? आ गया समझ में? आकाश, इंडस्ट्री में ऐसा है, आप यूज कर सकते हो।
एज इनवैलिड एक्सेप्शन बता दीजिए दोबारा। एज इनवैलिड एक्सेप्शन, हमें देखो एक्सेप्शन की जरूरत थी हमें, तो एग्जांपल से समझो, जैसे प्रियांक मान लो जा रहे हैं या शुभम जा रहे हैं रास्ते में, अब इन बाइक से जा रहे हैं, बाइक कोई जरूरी तो नहीं हर बार पंचर हो सकता है ना, हर बार दुविधा थोड़ी ना है, ये जरूरी थोड़ी ना है। अब बाइक जा रहे हैं, मान लो गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना बाइक पंचर हो जाए, लेकिन कभी कभी बताना पड़ता है जानबूझ के। दोस्त ने कहा यार 10 बजे आ जाना मेरी बाइक आएगी, या 10 बजे आना आ जाना, मुझे बाइक आपकी चाहिए भाई, मुझे भी जाना है मिलने। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो मान लो शुभम के दोस्त थे विवेक, अब विवेक ने शुभम से कहा यार 10 बजे मुझसे मिल लेना भाई, मुझे तेरी बाइक चाहिए, मुझे जाना है, मुझे भी मिलने जाना है, तुम तो मिलके आ जाओगे, 10 बजे आ जाना भाई मिलके। अब मान लो शुभम गए मिलने रास्ते में, मान लो शुभम गए मिलने, अब शुभम को डर है कि यार अगर 10 बज जाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा, तो अब शुभम को जानबूझ के बाइक अपनी पंचर करानी है उस केस में, मतलब वो दुविधा जानबूझ के लानी है। नहीं आया समझ में? अब वो दुविधा जानबूझ के लानी है, इसका मतलब खुद पंचर करेंगे ना बाइक, और बाइक पंचर करेंगे, और बोल देंगे विवेक को यार मेरी बाइक पंचर हो गई, तो अब विवेक को तो मजबूरी में कहना पड़ेगा यार जब बाइक पंचर हो गई तो क्या दिक्कत है मत आओ, हम चले जाएंगे, ऑटो से चले जाएंगे आज। ऐसा समझ में? सो अब जानबूझ के लानी पड़ी वो दुविधा। तो यहां पे भी है वो दुविधा हमें, ये जो दुविधा है एज इनवैलिड एक्सेप्शन, ये दुविधा है, तो दुविधा हमने पहले बनाई है, तो दुविधा हमने जावा में क्लास से दुविधा बनाई हमने, ठीक है। तो ये दुविधा को मैंने बनाया बनाया, लेकिन दुविधा को नॉर्मली बनेगी नहीं दुविधा को बनाने के लिए हमें उस दुविधा, पूरी एक फैमिली है, तो हम पहले क्या करेंगे उस दुविधा को उस फैमिली में डालेंगे। तो हमने क्लास बनाई एज इनवैलिड एक्सेप्शन, फिर उसको मैंने एक्सटेंड करा दिया रन टाइम एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्शन से, तो वो दुविधा उस फैमिली का पार्ट हो गया। अब जैसे फैमिली का पार्ट हुआ वो दुविधा दुविधा कहलाएगा। आया समझ में? और फिर मैंने, जब कोड हमारा चल रहा है तो हमने कंडीशन लगाई कि अगर एज 18 से कम है तो हमें यहाँ पे नई दुविधा जानबूझ के लानी है। हम लिखेंगे थ्रो न्यू, फिर अपनी दुविधा का नाम लिख देंगे, तो होगा क्या, आपकी जैसे कंडीशन ट्रू होगी वो दुविधा आ जाएगी, मतलब बाइक पंचर हो जाएगी आपकी, और कैच ब्लॉक ब्लॉक चल जाएगा। कौन सा वाला? एज इनवैलिड वाला। आया समझ में भी? कि कौन पूछ रहा था सर एज इनवैलिड वाला बता दीजिए दोबारा, अभी आ गया ना समझ में? अब मुझे लगता है कलेक्शन पे मूव कर जाना चाहिए, अदरवाइज हम लोग फंसे रह जाएंगे यहीं पे। तुम लोग ये बताओ 3 दिन में क्या क्या पढ़ लिया भाई, और जावा भी रिवाइज हो गया आधे से ज्यादा। हम्म। ऐसा पहला बैच है जो इतना सारा पढ़ लिया है कोर जावा में, अदरवाइज हम 2 ही 4 चीज करा पाते थे। ठीक है। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज अ हाउ टू यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क। श्योर, जावा का कुंडली पढ़ ली है, हाँ कुंडली नहीं बट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग पढ़ लिए। ओके भाई, सब चीज क्यों आगे, आई आई वांट दिस, आई वांट दिस वन, कॉपी करो यहाँ से नीचे पेस्ट कर दो। चलो, यस, हाउ टू यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। कलेक्शन फ्रेमवर्क को कैसे यूज करेंगे जावा में, और ये टीएलडी ड्रॉ गड़बड़ क्यों करने लगता है बीच में। हाँ, सबसे पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है नाउ, इसमें न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो ये, तो क्या ये भी एक ऑब्जेक्ट है? न्यू कीवर्ड, यस भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है। देखो जावा में, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हर चीज जावा में ऑब्जेक्ट ही है, अनसिल, हर चीज जावा में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो दुविधा बन रही है, दुविधा भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एवरीथिंग इज एन एक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए हम नई दुविधा बना रहे हैं, तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। ऐसा में जावा में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, आपको हर जगह क्लास और ऑब्जेक्ट ही मिलेंगे हर जगह। इसीलिए मैं कहता हूँ माई ट्रू वर्ड्स इज, अगर आपको क्लास ऑब्जेक्ट्स आते हैं जावा में, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है, इफ यू नो, ठीक है। Survive Java is not fully, Java is not fully object oriented because it has some pre-built features, जैसे हमारे पास integer, double float ये सब है, इसीलिए जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, बट आप उसके मजे मजे उठा सकते हो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है हाँ वी डोंट हैव अ टाइम, सो ये सब चीज़ ठीक है, अलग दूसरी चीज़ है। यस, तो कहानी स्टार्ट होती है, अब दूसरा अध्याय आ जाते हैं। दूसरे अध्याय पे हमें क्या करना है, दूसरे अध्याय पे हमें पढ़ना है कलेक्शन फ्रेमवर्क। कितने लोगों ने कलेक्शंस बनाए हैं? सबने कलेक्शन बनाएंगे। कितने कितने लोगों ने कलेक्शन ऑफ
वीडियो गेम्स। अपने घर में वीडियो गेम कितने लोगों ने स्टोर किए हैं? वीडियो गेम्स। चलो अगर नहीं किया तो कितने लोगों ने डीवीडीज स्टोर किए, कलेक्शन बनाई है? याद करो, पहले आती थी डीवीडी। और जैसे मूवीज सबने देखी होगी, 16 शबनम। और जैसे मूवी देखी होगी जय बजरंग बली। हो सकता है आप लोग ना देखो, हम लोग के समय में ये सारी मूवीज बहुत चलती थी। एक मूवी थी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, यार क्या नाम था उसका, शोले। ठीक है, गोलमाल, डीडीएलजे। ठीक है। तो आप बहुत सारे कलेक्शंस बनाते थे डीवीडी का। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों ने कलेक्शन ऑफ मूवीज। लैपटॉप जब मिलता है तो बहुत सारे लोग जो मूवीज के शौकीन होते हैं, मूवी के शौकीन होते हैं ना बहुत सारे लोग, तो मूवी के शौकीन होते हैं, वो कलेक्शन ऑफ मूवीज रखते हैं। हॉलीवुड की अलग होंगी, बॉलीवुड की अलग होंगी, साउथ की अलग होंगी, भोजपुरी अलग होंगी। ठीक है। मतलब अपने हिसाब से, कोई केसारी लाल यादव को लाइक कर रहा है, कोई इधर पिटबुल को लाइक कर रहा है, मार्वल की सीरीज, समझ गए ना? समझ के तो अपना, हाँ, कोई निरहुआ को लाइक कर रहा है, समझ गए मेरी बात? सो इट्स नॉट अबाउट लाफिंग, इट्स अबाउट की कलेक्शन। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग कलेक्शंस, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के कलेक्शंस बनाते हैं। जैसे किसी किसी का इंटरेस्ट है कि कलेक्शन ऑफ बुक्स, बहुत लोग रखे होंगे कलेक्शन ऑफ बुक्स। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डेवऑप्स की बुक पसंद है, जावा की बुक पसंद है, तो उन्होंने क्या किया, कलेक्शन ही बना लिया, 10 15 100 किताबें को कलेक्शन ही बना कर रख ली। तो कलेक्शन, कितने लोग समझ, अब समझ पा रहे हो कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब क्या होता है, समझ गए? और भी बहुत सारे कलेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे कलेक्शंस, बहुत बहुत सारे अभी भी फोन में कलेक्शन ऑफ फेवरेट सॉन्ग रखते हैं। ठीक है, उनको अरिजीत सिंह पसंद है, मान लो किसी का दिल उल टूट गया है, तो अरिजीत सिंह पसंद है, तो उनको कलेक्शन ऑफ अरिजीत सिंह सॉन्ग्स है। या मान लो किसी को हाँ बी प्राक है, या मान लो कोई जिम जाता है तो जिम से रिलेटेड उनको कलेक्शन बनानी है। आप समझ में आ गया होगा कलेक्शन क्या है। तो अगर मैं एक को उठाऊं, इनमें से किसको उठाऊं, डीवीडी को उठा लूं या बुक्स को उठा लूं? चलो हम कलेक्शन ऑफ बुक्स को उठाते हैं, थोड़ा सा इधर लाके जूम करते हैं, जूम करते हैं। तो अगर एक एक बुक को मैं कुछ ऐसा बनाऊं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, बुक 7, बुक 8, और इसको हम एक बड़े से डब्बे में डाल दें, इसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ कलेक्शन। कितने लोग समझ गए मेरी बात? इसी को हम बोलेंगे कलेक्शन। नहीं है समझ में? यही हमारा कलेक्शन ऑफ बुक्स है, यही तो हमारा कलेक्शन ऑफ बुक्स है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और बुक्स भी क्या है, बुक्स भी एक ऑब्जेक्ट है। बुक भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, बुक भी तो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वही होता है ना जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। बुक भी तो एक ऑब्जेक्ट है, बुक भी तो एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर जर्नल फॉर्मेट में बोले, जर्नल फॉर्मेट में बुक ना लिखें, क्या हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं? या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम कलेक्शन बोल सकते हैं, या ग्रुप ऑफ बुक्स को हम कलेक्शन बोल रहे थे? तो अगर हम देखें इसका टेक्निकली, इसकी परिभाषा देखें, तो क्या बोले, कलेक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी चीज का भी ऑब्जेक्ट है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वो चाहे डीवीडीज का ग्रुप हो, चाहे मूवीज का ग्रुप हो, चाहे बुक्स का ग्रुप हो, चाहे सॉन्ग का ग्रुप हो, चाहे वीडियो गेम्स का ग्रुप हो, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जब इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसी इकट्ठा वाली चीज को क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। आया समझ में? सिंपल। अब आप ग्रुप करके करते क्या हो, ग्रुप करके करते क्या हो, ग्रुप करके आप उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो ना। इकट्ठा पहले चीज तो रखी रहती, उसके बाद ऑपरेशंस करते हो। जैसे मान लो बुक, एक बुक आपको चाहिए, तो बुक आप निकाल लेते हो, रख देते हो उसमें, इकट्ठा कहीं दूसरी जगह मूव कर सकते हो। मान लो आलू लेने गए आप, सब्जी, कितने लोग खुद आलू लेने जाते हो, कितने लोग सब्जी खुद खरीदते हो, बताओ भाई? हाउ मेनी ऑफ यू कैन, बताओ, खरीदते हो? अब मान लो आपने 1 किलो आलू लिया, तो एक एक करके आलू लाओगे क्या? एक एक करके आलू लाओगे घर पे? क्या करते हो? हम्म मान लो ये आलू है, आपने 1 किलो आलू लिया आपने, उसमें इतने आलू चढ़े, तो आप एक थैला लोगे ना, थैला समझते हो ना, पॉलीथीन। तो एक थैला लोगे, मैं हिंदी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बट हिंदी लिखूंगा नहीं, वरना आप सब कहोगे कि सर को तो इंग्लिश आती नहीं। ठीक है, तो एक आपने यहाँ पे एक थैला ले लिया, या झोला ले लिया, पैकेट ले लिया, या पॉलीथीन ले लिया, या बैग ले लिया, बैग बोलो ज्यादा सही है, बैग, बैग। अब इस बैग के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को डाल लिए, ऑब्जेक्ट इस केस में हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे आलू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपने सारे आलू को डाल लिया।
अब इस बैग को ले आओगे, जब जरूरत होगी तो आलू को निकाल लोगे, नए आलू रख दोगे, आलू को शॉर्ट कर लोगे, भाई सबसे छोटा वाला सबसे ऊपर आए या सबसे छोटा वाला सबसे नीचे जाए, सॉर्ट भी कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग एवरीथिंग। 5वां नंबर वाला आलू निकाल दो, ठीक है। समझ गए ना? तो ये होता है कलेक्शन। अब कितने लोग समझ गए कलेक्शन क्या होता है? कितने लोग समझ गए कलेक्शन क्या होता है? नाउ अब कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या करता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी है। अभी तक कलेक्शन की बात की, अब देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क तो सब लोग समझते होंगे, फ्रेमवर्क मतलब कुछ बनी बनाई चीज, आर्किटेक्चर, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस हैं, क्लासेस, इंटरफेसेस, पैकेजेस, इंटरफेसेस बहुत सारे दे दिए गए, प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड। और इसकी हेल्प से करते क्या है, इसकी हेल्प से हम लोग कलेक्शंस बना सकते हैं और कलेक्शन के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन मतलब वही झोला वोला वाला काम कर सकते हैं, कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन कर सकते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स पे या इन कलेक्शन पे ऑपरेशंस अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क करता है, परफॉर्म ऑपरेशंस। भाई क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, परफॉर्म, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन करते हैं। अब देखो, ठीक है, जब आप कलेक्शन क्रिएट करते हो तो कलेक्शन किस मैनर में क्रिएट करना है, उसके लिए जितनी क्लासेस हैं इसमें, वो सारे किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, डेटा स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, और स्ट्रक्चर पे काम करती हैं। और जो ऑपरेशंस आप करते हो, ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम दिया जाता है, एल्गो भी दिया जाता है। तो ये सारी इंप्लीमेंटेशन दे दी गई है, लिख दिया गया, कोड ऑलरेडी लिख लिया गया, रिटर्न है। अब आ गया उसका समझ कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या है। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत लाइब्रेरी है, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं। इन क्लासेस इंटरफेसेस की हेल्प से हम कलेक्शंस बनाते हैं, यही हम झूला वाला बना पाएंगे, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर पाएंगे और ऑपरेशंस कर पाएंगे। आया समझ में? सो दिस इज व्हाट अ कलेक्शन एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क इज, ठीक है। तो अब हम लोग सीख सकते हैं, अब हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स वही झोला बना सकते हैं, उसके अंदर आलू रख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मूवीज बना सकते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट बना सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नेम्स, एवरीथिंग, ठीक है। सो अब हम बनाना सीखते हैं। कलेक्शन सिमिलर टू टाइप हो, कलेक्शन लाइब्रेरी प्रिंट में कलेक्शन कैन होल्ड बोथ हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स एंड होमोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस बोथ, ठीक है। दो तरह के कलेक्शंस बनते हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? समझ गए सब लोग? तो अब लोग आगे बढ़े। तो हम तीन चीज की यहाँ पे बात करेंगे, एक लिस्ट बात करेंगे, सेट बात करेंगे, और हैश सेट बात करेंगे। नहीं, लिस्ट, सेट और मैप। क्या क्या? लिस्ट, सेट और मैप, तीन, तीन की कहानी हम समझेंगे, एक लिस्ट, सेट और मैप, इन तीन की कहानी समझेंगे। व्हाट इज द हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस अभी बात करते हैं, लिस्ट, सेट और मैप, इन तीन की बात करेंगे हम लोग, मैप, ठीक है। ये तीनों इंटरफेसेस हैं, तो मैं क्या करता हूं, जो मैं इस ऑरेंज से बनाऊंगा वो इंटरफेस होगा। तो ये इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, और ये भी इंटरफेस है, ठीक है। बात को समझना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाऊंगा 5-10 मिनट, ठीक है। भले ही आज जावा 8 फीचर्स ना हो पाए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझना। इसको इंटरफेस क्यों कहा मैं बताता हूँ, सब लोग समझो, सब लोग समझो, जितने भी लोग हैं। सबसे पहले अगर मुझे कलेक्शन बनाना होगा तो सबसे पहले हमारे पास एक इंटरफेस और है जिसका नाम है कलेक्शन। तो मैंने कहानी कहानी आधे से शुरू कर दी थी, बट कहानी यहां से शुरू होनी चाहिए थी। और ये भी एक इंटरफेस है, जो भी मैं एलओ से बनाऊंगा इंटरफेस है सब, ठीक है। और कलेक्शन का मतलब है कि ये हमें वो सारे स्टैंडर्ड देता है, स्टैंडर्ड फीचर्स। जैसे हमने बैंक का बात किया था ना, बैंक के अंदर क्या रखा था हमने, बैंक के अंदर वो फीचर रख दिया था जो सारे ग्रुप या सारे बैंक के पास होना चाहिए। वैसे ही कलेक्शन फ्रेमवर्क के पास या कलेक्शन इंटरफेस के पास वो सारे फीचर हैं जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के पास होनी चाहिए। किसके पास? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के पास होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के पास होनी चाहिए वो सारे फीचर्स। कितने लोग समझ गए? तो इस कलेक्शन इंटरफेस वो सारे फीचर हैं जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पास होनी चाहिए, लेकिन उन फीचर के इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे इसके पास एक मेथड होगा ऐड,
जो ये हमें बताएगा कि हम डेटा को ऐड तो कर सकते हैं, बट कैसे ऐड करना है ये नहीं बता रहा है। मतलब कहने का मतलब कलेक्शन हमें ये बताता है कि अगर कोई कलेक्शन बनना चाहता है तो उसको ऐड मेथड को ओवरराइड करके इंप्लीमेंटेशन देनी होगी। समझ गए मेरी बात? अब हुआ क्या है कि लिस्ट ने इसे कर दिया है एक्सटेंड। ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, लिस्ट कलेक्शन का बच्चा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये भी इंटरफेस ही है, मतलब ये भी स्टैंडर्ड ही बता रहा है। कितने लोग समझ गए? ये भी स्टैंडर्ड ही बता रहा है, ये कुछ नया नहीं कर रहा है, ये भी स्टैंडर्ड ही बता रहा है। मतलब ये भी बता रहा है कि लिस्ट अगर किसी को बनाना है तो लिस्ट के सारे फीचर्स इसके पास है। लिस्ट के फीचर समझ पा रहे हो? लिस्ट के फीचर। अब लिस्ट के फीचर क्या होते हैं? लिस्ट के फीचर होते हैं जैसे ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में आप डालोगे उसी ऑर्डर में रहेगा। ऑर्डर्ड कलेक्शन, इंडेक्स कलेक्शन, इंडेक्सिंग होगी, 0 1 2 3 एलिमेंट्स होंगे, इंडेक्स्ड होंगे, ठीक है। और कितने लोग समझ पा रहे हो? डुप्लीकेट्स अलाउड है शायद इसमें, डुप्लीकेट्स अलाउड, ये सारे फीचर्स हैं हमारे लिस्ट के। मतलब लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, लिस्ट को फॉलो करोगे। सेट, सेट भी बच्चा है किसका? कलेक्शन का ही बच्चा है, ठीक है। सेट भी कलेक्शन का बच्चा है, लेकिन सेट बोलता है कि हम लिस्ट नहीं है, हमारे में ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है, देयर इज नो ऑर्डर्ड, नो ऑर्डर। इसमें एलिमेंट ऐड करोगे तो उस ऑर्डर में नहीं होगा जिस ऑर्डर में ऐड करोगे। इंडेक्स नहीं होगा, नो इंडेक्सिंग, नो इंडेक्सिंग, नो इंडेक्सिंग। और इसमें नल भी अलाउड नहीं है, नो नल। आई थिंक सेट में नल अलाउड है कि नहीं, लेट मी चेक। एक बार आप चेक कर सकते हो। जावा सेट कैन स्टोर नल, एक बार देख लो, आई एम नॉट श्योर। as per the definition objects, as per set object does not allow duplicates, duplicate नहीं अलाउड होता है तो ठीक है। बट इट डज अलाउ वन नल वैल्यू, ठीक है। नल वैल्यू इन एक नल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसको अपडेट कर लो, ठीक है। वन नल वैल्यू, सिर्फ एक ही नल वैल्यू आ जाएगी, वन, ठीक है। बट डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, नो डुप्लीकेट्स, नो डुप्लीकेट्स। तो ये सारे सेट के फीचर्स हैं, नो डुप्लीकेट्स। आया समझ में? इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस, यस। जैसे क्लास में होता है, वन क्लास कैन एक्सटेंड अनदर, वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। इतना सबको समझ में आया मेरी बात? मैप की तो कहानी अलग है, मैप की तो कहानी अलग है, मैप की कहानी अभी हम लोग समझते हैं। मैप की कहानी इज डिफरेंट। मैप क्या करता है? की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। की वैल्यू पेयर मतलब इसमें ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं होगा, इट इज अ की वैल्यू पेयर कलेक्शन। की वैल्यू का एक पेयर होगा और इस कलेक्शन में बहुत सारे की वैल्यू पेयर होंगे। जैसे किसी का नाम और किसी का एज एक साथ रखना है, बहुत सारे नाम एज, नाम एज, नाम एज बहुत सारे रखने, तो उस केस के लिए हम मैप यूज करते हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? उस केस में हम लोग मैप यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंटरफेस, बट इट इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ कलेक्शन, ये अलग ही है, ये कलेक्शन का चाइल्ड नहीं है। सब लोग समझ गए मेरी बात? अब मेन बात आती है कि ये सब जब स्टैंडर्ड ही बता रहे हैं तो एक्चुअल काम कौन करेगा? कहानी की तो, कहानी में तो यही ट्विस्ट है ना। सब जब स्टैंडर्ड ही बता रहे हैं तो कहानी में काम कौन करेगा? तो कहानी में काम कौन करेगा? देखो, कहानी में काम करेंगे इनके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। जैसे हमारे पास एक एरे लिस्ट है, जो ग्रीन कलर में बना रहा हूं, दीज आर द क्लासेस। तो जो एरे लिस्ट है, ये जो एरे लिस्ट है, दिस इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ये इंप्लीमेंट कर रही है इसको। समझे सब लोग? एरे लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ लिस्ट, मतलब ये सारे स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट कर रही है, मतलब इसके मेथड्स और इसके मेथड्स को इंप्लीमेंट कर रही है। मतलब अगर मुझे एक लिस्ट बनाना तो हम एरे लिस्ट को यूज कर सकते हैं। यस कमल, यू आर राइट। हम लिस्ट के अलावा जैसे लिंक लिस्ट नाम दिया है किसी ने, लिंक लिस्ट भी है और वेक्टर भी है, स्टैक भी है। तो मैं सबका नाम नहीं लिख सकता यहाँ पे, एक समझो, आप सब समझ जाओगे सब। आप डॉक्यूमेंटेशन सीखिएगा। अब आप कहोगे सर इतनी कैसे, तीन चार इंप्लीमेंटेशन क्यों? तो मैं कहूंगा सबकी इंटरनल वर्किंग अलग अलग है, इसीलिए सबकी इंटरनल वर्किंग अलग अलग है। जैसे ये काम करता है डायनेमिक एरे पे, डायनेमिक एरे पे ये काम करता है, लिंक लिस्ट पे, लिंक लिस्ट पे, डबली लिंक लिस्ट पे, ये भी डायनेमिक एरे पे काम करता है। तो सबकी इंटरनल वर्किंग अलग अलग है, बट सबका काम एक ही है, मतलब आउटपुट सबका एक ही है, इसीलिए अलग अलग क्लासेस हैं। अभी आया समझ में? इसी तरह सेट की जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है जिसका नाम है हैश सेट, हैश सेट इज अ इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ हैश सेट।
इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सेट। इसी तरह लिंक्ड हैज सेट है, लिंक्ड हैज सेट है, लिंक्ड हैज सेट कैसे मैं लिख रहा हूं यार, लिंक्ड हैज सेट है, ट्री सेट है, ट्री सेट है, ठीक है। तो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सेट। अब आप कहोगे सर इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि सबकी इंटरनल वर्किंग अलग अलग है। हैश सेट, ट्री सेट में ऑर्डर भी मेंटेन होता है, असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट हो जाता है अपने आप से डेटा, इसमें ऑर्डरिंग भी हो जाती है, असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्टिंग मतलब इसमें शॉर्टिंग भी होती है बाय डिफॉल्ट। समझ गए सब लोग। और जैसे मैप की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो हैश मैप है, हैश मैप, ट्री मैप, ट्री मैप, दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ। अब इनको एक एक करके इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब आप कहोगे सर इतनी क्लासेस याद कैसे रखेंगे, तो इसमें एक ही दो याद रखो बस। लिस्ट बनानी तो एरे लिस्ट यूज करो या फिर लिंक लिस्ट यूज करो, सेट बनाना तो हैश सेट यूज करो या फिर ट्री सेट यूज करो, मैप बनाना है तो हैश मैप यूज करो या फिर ट्री मैप यूज करो। बाकी आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, एक ही दिन में सीखने की जरूरत नहीं है। और मैं एक वीडियो दे दूंगा जहां से आप सीख सकते हो, मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। आप यूट्यूब या फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क लिख दो, देन लर्न कोड विद दुर्गेश लिख दो, चैनल का नाम लिख दो, यू विल गेट, आई थिंक हमारे इस पे भी है, यस हमारे वेबसाइट पे नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। और वीडियो ये रही हमारी, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैं भेज दे रहा हूँ यहाँ पे, ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है। नोट्स भी मैं दे दूंगा, टेंशन ना लो। तो ये वीडियो मैंने डाल दिया, सौविक को पर्सनल चला गया भाई, सौविक को पर्सनल कैसे चला गया, सबको भेजता हूँ ऑल, यस, ठीक है। तो ये मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, समझ गए। तो अब डिटेल में आप समझ लीजिएगा, इतना सबको समझ में आया। अब मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे अपने, यहाँ पे और हम बना लेते हैं एक पैकेज दैट इज अ कलेक्शन, कलेक्शन पैकेज, और एक क्लास का नाम बताते हैं मेन। तो ये हमारी मेन क्लास है और इसके अंदर हमें बनाएंगे लिस्ट ऑफ, सपोज नाम, हमें 5 नाम स्टोर करने हैं। सब लोग बनाए थे ना, याद करो सब लोग बनाए थे क्या, सब लोगों ने बनाया था ये सब, लिस्ट ऑफ मूवीज, लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ वीडियो गेम्स। मैं बनाने जा रहा हूँ लिस्ट ऑफ नाम्स। तो अपने अपने नाम बताओ भाई सब लोग फटाफट, ठीक है। 5 नाम मैं स्टोर कर रहा हूँ अपने लिस्ट के अंदर, देखो। तो अब लिस्ट बनानी है, हाँ तो लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे देखो हम ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल ले लेंगे लिस्ट, लिस्ट बनानी है। और फिर लिस्ट में आपको बताना है कि लिस्ट में किस टाइप का डेटा रखना है, तो मैं कहूँगा लिस्ट में स्ट्रिंग रखना है, और ये नेम्स है हमारे। एंड देन हमें बनाना है यहाँ पे एरे लिस्ट, देखो देखते जाओ सब लोग। यस, दिस इज एक्चुअली अ तरीका, ये दिस इज एक्चुअली गुड वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट, ठीक है। मतलब लिस्ट, देन किस टाइप का डेटा आप रखने वाले उसके अंदर, एंगुलर ब्रैकेट में डायमंड ऑपरेटर बोलते हैं इसको, सर इसको क्या कहते हैं, डायमंड ऑपरेटर, ठीक है। तो लिस्ट आपने बनाया, फिर किस टाइप का डेटा आपको रखने वाले, स्ट्रिंग, फिर ये वेरिएबल है, एंड देन न्यू एरे लिस्ट, ये इंप्लीमेंटेशन क्लास यूज करेंगे। याद करो मैंने इंटरफेस में कल भी बताया था मैंने कि आपको यहाँ पे एरे लिस्ट यूज करनी है, इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, बट है वो लिस्ट। आप इवन यहाँ कलेक्शन भी लिख सकते थे आप, यू कैन राइट अ कलेक्शन, ठीक है। मतलब पेरेंट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं की, क्योंकि भाई एरे लिस्ट भी तो कलेक्शन ही क्रिएट कर रही है, मेन मोटो तो कलेक्शन ही क्रिएट करना है, ठीक है। बट हम यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे। तो ये लिस्ट है हमारी लिस्ट, आप ऐसे भी लिख सकते थे, लिस्ट नेम वन इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, सॉरी एरे लिस्ट, ठीक है। आप ऐसे भी लिस्ट बना सकते हो, दोनों में अंतर है, ये स्टोर करेगी डेटा ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस, और ये स्टोर करेगी हिट्रोजीनियस। अब मुझसे भी कोई पूछा था होमोजीनियस हिट्रोजीनियस में अंतर क्या है, हिट्रो, होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही टाइप का एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। हिट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कितने लोग समझ गए। जैसे इसमें आप सिर्फ स्ट्रिंग ही डाल सकते हो, मैं दिखाता हूं। हमने कहा नेम्स डॉट ऐड, और मैंने कहा स्ट्रिंग ऐड कर दो, और नेम्स ले लो अरमान, ठीक है, और नेम्स डॉट ऐड शुभम, ठीक है, और नेम्स डॉट ऐड संदीप। तो स्ट्रिंग जब तक ऐड कर रहे हो तब तक चल रहा है, लेकिन जैसे आप इंटीजर ऐड कर दोगे या कुछ और ऐड करोगे, नेम्स डॉट ऐड, ये देखो एरर आ रही है,
कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है ना? सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, दिस इज अ होमोजीनियस लिस्ट। नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले में आप फटाफट ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप इंटीजर भी ऐड कर सकते हो, 12। ठीक है, इसमें आप नेम स्लॉट ऐड डबल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ एरर दे रहा है क्या? ये क्या कह रहा है? नेम्स 1 डालो ना, ये 1 1 1 1, ये देखो। ठीक है, बोथ कन्वेंशन आर राइट, बोथ कन्वेंशन आर राइट, बट अवॉइड यूजिंग heterogeneous एलिमेंट्स, अवॉइड यूजिंग heterogeneous। जब भी आप कोई लिस्ट बनाओगे तो आपको पता होगा भाई, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप heterogeneous लिस्ट बनाओ, मल्टीपल चीजों को मिक्स मत करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डीवीडी का कलेक्शन बना रहे हो तो उसके अंदर आप आलू मत घुसा दो। भाई वो जो डब्बा था उसके अंदर डीवीडीज रखी थी, तो आलू घुसाओ, आलू क्यों घुसाओगे? अगर आलू घुसा दोगे, मान लो 2 आलू आपने रख दिया, अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में मान लो आपका भाई गया, या मान लो आपकी फ्यूचर में शादी होगी, आपकी आपकी बीवी गई, और बीवी गई और वहां पे आपने तो डीवीडी कलेक्शन रखा, आपने बता रखा भाई ये तो कलेक्शन डीवीडी का है। अब उसने डीवीडी उठाया, पहली डीवीडी उठाई, दूसरी वीडियो, अब बीच में एक आलू निकला, फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ भाई? ठीक है, सो इसीलिए अवॉइड यूजिंग heterogeneous एलिमेंट्स। जरूरत है तो यूज कर लो, बट यूज इट्स अ गुड वे टू, या करेक्ट वे टू यूज होमोजीनियस। आप हमेशा टाइप बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू यूज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट बनाना है आपको, तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डालोगे आप, ये लिस्ट की स्टूडेंट की बनेगी। अगर आपको लिस्ट किसी और चीज की बनानी है तो लिस्ट आप उस टाइप का हमेशा बनाओ। आया सबको समझ में मेरी बात? मेरी बात आ रही समझ में सबको? अब हमारी लिस्ट बन चुकी है, अब अगर लिस्ट बन चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक नाम और ऐड कर देते हैं, नेम्स डॉट ऐड, एक अरमान को और ऐड कर देते हैं। अरमान, अरमान की स्पेलिंग में काहे गलत लिख रहा हूँ भाई? अरमान भी सोच रहे होंगे सर क्या ही है, अरमान बुरा भी मान सकते हैं। शुभम, शुभम, संदीप। कितने लोग समझ गए? हम्म, कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब देखो, अब जब हमें मिल गया है, ठीक है, मतलब अब हमें अगर कलेक्शन हमसे बन गया तो हम कलेक्शन पे सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन पे हम सारा काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलेक्शंस में हमें सारा डेटा प्रिंट करना हो तो वी कैन प्रिंट, हम लोग सारे डेटा एक एक लूप लगा के प्रिंट कर सकते हैं। फॉर ईच लूप से, फॉर ईच सबको पता है, एक एक हम लिखेंगे नेम इज कोलन नेम्स, और हम ऐसा आउट कर सकते हैं नेम को, बस। ठीक है, तो होगा क्या, इस नेम्स वाले एरे लिस्ट में से एक एक नेम आता रहेगा, और नेम को हमने प्रिंट किया तो फॉर लूप क्या करेगा, ये एक एक नाम को प्रिंट कर देगा। ये देखो। हम्म, आया? हाँ, इस तरह कर सकते हैं। एक और तरीका है, जावा 8 में हमारे पास एक मेथड आ गया है, नेम्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, इस फॉर ईच में हम एक लैम्डा पास कर सकते हैं। लैम्डा मतलब हम यहाँ पे एक फंक्शन पास कर सकते हैं, लैम्डा कुछ ऐसा है। हम कहेंगे एक एक आइटम जाएगा और एक एक आइटम हमें मिलता जाएगा, यस, एस आउट आइटम। किसी को ये समझ में आ रहा है? तो फॉर ईच में हमने एक लैम्डा पास कर दिया, दिस इज व्हाट लैम्डा। ये लैम्डा चलेगा एक एक, मतलब हर एक आइटम के लिए ये लैम्डा चलेगा और ये प्रिंट कर देगा लैम्डा। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं, यस, ये फॉर ईच बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फॉर ईच के बारे में बस समझा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसको मेथड रेफरेंस से, एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है सौविक की, हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट भी, परफॉर्मेंस में भी फास्ट है, और लिखने में बहुत ही मतलब कह सकते हो कंफर्टेबल है। ठीक है, लैम्डा। ठीक है, जीएस में फॉर ईच कॉल बैक रिटर्न करता है, इसमें हाँ कॉल बैक लेता है, इसमें लैम्डा बोलते हैं कॉल बैक को, सैंतन। इसमें कॉल बैक को लैम्डा बोलते हैं, बस लैम्डा कुछ ऐसा पास करते हैं जावा में। बाकी हम लोग एरो फंक्शंस बनाते हैं ना, एरो फंक्शंस बनाते हैं एक्चुअली हम, यहाँ पे हम लैम्डास बनाते हैं जावा में, लैम्डास उसमें एरो फंक्शंस। ठीक है, इसको और आसानी से हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेथड रेफरेंस से, ये देखो, एक लाइन में भी कर सकते थे। तो हो गया क्या, जब आपने फॉर ईच कॉल किया तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने लिख दिया, दैट मीन्स ये प्रिंट एलन हर एक आइटम के लिए चल जाएगा और आइटम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये होता है मैथड रेफरेंस, मतलब हमारे पास एक प्रिंट एलन मैथड पहले से ही है, हमने बस उसका रेफरेंस यहाँ पे ले लिया है।
आया समझ में? हमने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। पक्का? चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे, फिर मैं अभी ये रेफरेंस वगैरह बताऊंगा, टेंशन मत लो सर। आपके वीडियो है इसका है सब? हाँ भाई है वीडियोस वगैरह। ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर है ना, इट इज़ अ रेफरेंस ऑपरेटर इन जावा। ठीक है, इट इज़ अ मेथड रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, अभी बताएंगे, टेंशन ना लो। कितने लोग लिस्ट बना लोगे? अगर आपको सेट बनाना है, अच्छा एक एक आइटम निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नेम्स डॉट गेट करके जीरोथ वाली वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेम्स डॉट साइज निकाल सकते हो। आई विल गेट सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। ये देखो, जीरोथ पे अरमान था एंड साइज भी, और इवन ये भी देखो डुप्लीकेट्स भी है ना, इस लिस्ट में डुप्लीकेट्स हैं। ये देखो अरमान एंड अरमान दो बार आ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट फॉर ईच को प्रिंट कर दो, हटा दो। ये देखो, एक अरमान ऊपर वाला, एक सबसे लास्ट में, क्योंकि ये लिस्ट है तो इंडेक्स कलेक्शन भी है और डुप्लीकेट्स भी अलाउड है। लेकिन अगर हम सेम, अगर हम मैप सॉरी हम सेट सेट बनाते हैं, जैसे देखो अगर हमने कहा सेट, सेट भी मैं स्ट्रिंग का बनाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे डाल देते हैं क्या डाल दिया, नेम सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस सेट के अंदर हम वो सारे नाम ऐड कर दें ऊपर वाले, तो हम कहेंगे नेम सेट, नेम सेट, नेम सेट डॉट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नेम सेट डॉट ऐड, एक नहीं करना सारा करना है, तो ऐड ऑल करेंगे और ऊपर वाला नेम्स पास कर देंगे। तो होगा क्या, ये इसने ऐड कर दिया है इस नेम कलेक्शन को इस नेम सेट के अंदर। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं, देखो नेम सेट डॉट फॉर ईच, या फॉर लगा दो चाहे फॉर ईच से प्रिंट कर दो, और एक एक आइटम आएगा और हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आइटम। ठीक है, सो आप देखोगे कुछ उल्टा आ जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पे ऐसा आउट कर दो, ऐसे, सॉरी। ठीक है भाइयों, आप देखो रन करो, यू विल सी समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग। ये देखो, इसमें एक ही अरमान है ठीक है, इसमें दो अरमान ऐड किए थे बट एक ही अरमान है, क्योंकि डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड है, तो हैश सेट ने क्या किया, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो सेम बाकी सब तरीका सेम है। आप ऐड भी सेट में भी ऐसे ही करोगे, नेम्स डॉट ऐड, नेम्स डॉट ऐड, नेम्स डॉट ऐड सब, और इसमें भी ऐड करोगे। ठीक है, अगर आपको मैप बनाना होता है, मतलब की वैल्यू पेयर, सपोज आपको स्टोर करना है अपने फ्रेंड का नाम और उसकी एज। ठीक है, तो आप, बनाता हूँ, उसके लिए आप मैप यूज करोगे। ठीक है, मैप ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला मैप, ये मैप जो है वो खुद अलग है। दिस मैप इज एक्चुअली नॉट, दिस मैप इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ कलेक्शन। ठीक है, ये मैप कलेक्शन का चाइल्ड नहीं, तो ये चीज याद रखिएगा, ये अलग ही है। तो अगर मैप बनाना है तो आप मैप लिखोगे, देन आप की किस टाइप की होगी, की स्ट्रिंग होगी, और वैल्यू होगी वो भी, वैल्यू इंटीजर ले लो, और यहाँ पे होगा फ्रेंड्स एज, FRIEND फ्रेंड्स एज इज इक्वल टू न्यू हैश मैप लो। कितने लोग को ये चीज समझ में आ रहा है ये, क्योंकि मैप में यहाँ पे दो चीज होने वाली है ना, लिस्ट में तो एक ही था, मैप में दो चीज होगी, की और वैल्यू। तो की किस टाइप की होगी, वैल्यू किस टाइप की होगी। ठीक है, की किस टाइप की, वैल्यू किस टाइप की। तो मैं कहूंगा जब हम फ्रेंड्स एज में ऐड करेंगे डॉट पुट, और पुट में सॉरी पुट यहाँ पे यूज करेंगे, ऐड नहीं होगा, पुट की होगी, सपोज हमें कमल लेना है, तो कमल की एज होगी, सपोज कितनी एज है भाई तुम्हारी, 50। बुरा मत माना, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है बस ऐसे ही कमल 35 है तो 35 डाल देते भाई, वरना कमल, कमल आप तो मुझसे बड़े हो यार, कमल जी मुझे बोलना चाहिए, कमल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, नाराज वाराज तो नहीं हो जाते हो आप? हम्म, चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद सपोज हमने रख दिया प्रमोद, फ्रेंड्स इज डॉट पुट, पुट, और मैंने यहाँ ले लिया प्रमोद, प्रमोद में मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज 20 साल। ठीक है, प्रमोद, प्रोमोद नहीं होता, प्रमोद होता आई थिंक, यस। ठीक है, ऐसे करके मैंने बहुत सारे मैं ऐड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉट पुट, और पुट में मैं यहाँ डाल सकता हूँ एक और ले लो, इरफान ले लो, इरफान 10 साल के हैं इरफान भाई। ठीक है,
और सिंपली इसमें इसको भी प्रिंट करने के लिए हम लोग पहले तो हम गेट कर सकते हैं। सपोज कोई हमसे पूछेगा कमल की एज क्या है, तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स एज से डॉट गेट करूंगा और कमल पास कर दूंगा, की पास कर दूंगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेट मी सी, ये देखो, ये देखो 35। कितने लोग समझ गए मेरा? तो इस मैप के पास एक मेथड है गेट, हम की पास करेंगे वो वैल्यू हमें दे देता है। समझ गए मेरी बात? तो ये एक चीज है। अगर आपको सारी चीज प्रिंट करना है तो हम इसमें ही फॉर ईच यूज कर सकते हैं। फॉर ईच फ्रेंड्स एज, फ्रेंड्स एज डॉट फॉर ईच, ये देखो इस बार आपको बाय कंज्यूमर मिलता है, मतलब दो वैल्यूज मिलेंगी इस बार आपको। एक मिलेगी की और एक मिलेगी वैल्यू आपके लैम्डा में। और यहाँ पे आप की वैल्यू दोनों का यूज कर सकते हो। हम पहले प्रिंट करेंगे की, फिर हम एरो लिखेंगे एंड देन हम लिखेंगे वैल्यू। ऐसा है वाई कंज्यूमर मतलब आइटम मिल रहा था, ऊपर कहीं देखो मैंने कमेंट डाउन किया होगा कहीं, ये देखो आइटम मिल रहा था। इसमें बाय कंज्यूमर मतलब दो मिल रहा है, एक की और वैल्यू। अब अगर रन करेंगे सो विल सी, ये देखो इरफान 10, प्रमोद 20, कमल 35। आपको कहोगे सर इसका ऑर्डर नहीं मेंटेन है। नहीं, ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, की का ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, सेट की तरह है की, ऑर्डर इज नॉट मेंटेन। सर लिस्ट और सेट के लिए ऐड एलिमेंट ऐड करने के लिए और मैप में पुट, बस यही डिफरेंस है। यस, मैप में की वैल्यू पेयर वाले सारे फीचर्स हैं। पुट, अब देखो ऐड में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड होता है तो ऐड यहाँ तो यूज नहीं कर सकते। और मैप में पुट है, पुट मतलब आपको की वैल्यू पेयर पुट करना है। लेकिन एक चीज और है पुट का फायदा, पुट का फायदा है कि अगर की पहले से है तो सिर्फ वैल्यू उसकी रिप्लेस हो जाएगी। हो सकता है कि आप दो बार डाल दो ना यहाँ पे कमल, देखो पुट का फायदा ये कि अगर आप फ्रेंड्स एज अगर डाल रहे हो, फ्रेंड्स एज डॉट पुट कर रहे हो, तो पुट जब कर रहे हो तो हो सकता है कमल आप दोबारा डाल दो। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता भाई? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब होगा क्या, कमल दो बार जब आ गया तो होगा ये पुट क्या करेगा, पुट देखेगा कमल तो पहले से है, तो वो क्या करेगा उनकी वैल्यू बस अपडेट कर देगा। आया समझ में? डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड है, तो ये वैल्यू बदल देगा। मतलब अब अगर आप देखोगे तो कमल की एज 50 दिखेगी। रन करो, देखो ये देखो कमल की एज 50 दिख रही है। सो ये फायदा है पुट का। आया समझ में? ओके, लास्ट वैल्यू ओवरराइड, यस लास्ट वैल्यू ओवरराइड कर देगा। ये होता है मैप। मैप इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। और सेट और लिस्ट जो है वो नॉर्मल कलेक्शंस बनाने के लिए यूज होता है। आया सबको समझ में? दिस इज एक्चुअली अ इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे ही एक ट्री मैप होता है। ट्री मैप में की वाइज शॉर्टिंग हो जाती है, बस की वाइज शॉर्टिंग का मतलब इसमें नेमिंग शॉर्टिंग हो जाएगी, नेम वाइज शॉर्टिंग हो जाएगी, मतलब अल्फाबेटिकल शॉर्टिंग हो जाएगी, की वाइज शॉर्टिंग हो जाती है ट्री मैप में। तो ट्री मैप भी बहुत बार यूज होता है, बहुत बार यूज नहीं होता है। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपको हैश मैप यूज करना है या ट्री मैप यूज करना है। ठीक है, सेट बता दीजिए एक बार दोबारा। सेट में क्या है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे। देखो सेट एक लिस्ट की तरह ही है, बट डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है उसके अंदर। दो बार आप डेटा नहीं ऐड कर सकते सेम डेटा। और नल सिर्फ एक ही आ सकता है, आई थिंक उसमें अभी हम लोगों ने चेक किया था। डुप्लीकेट और इंडेक्स कलेक्शन वो एकदम ही नहीं है, मतलब उसमें नंबरिंग नहीं है कि जीरो वाला निकाल लो, पांच, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये फीचर सेट के हैं। अभी आया समझ में? बाकी काम ऐसे ही करोगे आप, जैसे मैंने अभी सिखाया है सारा काम ऐसे करोगे, ऐड ऐसे करोगे, निकालोगे भी ऐसे और प्रिंट ऐसे ही करोगे आप। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कीज की ही जरूरत पड़ जाती है, मैप की कीज की ही जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो आप क्या करोगे उस केस में, आप कीज की अगर जरूरत पड़ जाएगी तो आप डायरेक्टली अपने मैप लिखोगे एंड यहाँ पे हमारे पास कीज का एक मेथड है, ये देखो देख रहा है सबको, की सेट की, एक की सेट, की सेट। ठीक है, की सेट अगर एक मेथड है तो की सेट हमें क्या दे रहा है, सेट ऑफ कीज। मतलब आप अगर इसको कॉल करोगे तो ये देखो आपको वही सेट मिल गया जिसके अंदर कीज रखी हुई है। अब अगर सेट मिल गया तो क्या आप उसको ट्रेवर्स कर सकते हो, बिल्कुल उसमें सारी कीज निकल आएंगी। आया समझ में कि नहीं? तो ये की सेट से आप सारी कीज निकाल सकते हो, कीज का सेट मिल जाएगा आपको। इसी तरह आप फ्रेंड्स एज डॉट वैल्यू सेट या वैल्यूज से आप वैल्यूज का सेट निकाल सकते हो। और अगर आपका सेट मिल गया तो आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये मिल गया वैल्यूज का सेट, ये मिल गया कीज का सेट, मतलब कीज इसमें है वैल्यूज इसमें है। सेट को तो आप फॉर ईच से भी डाल सकते हो। सर लिस्ट में लिस्ट ऐड कर सकते हैं क्या? लिस्ट में लिस्ट ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक लिस्ट दूसरे लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, इवन एक कलेक्शन दूसरे कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। ऐड ऑल मेथड है ना, ये देखो ऐड ऑल मेथड है ना, नेम सेट डॉट ऐड ऑल। सर ये हार्ड है आज हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं आसान है, हार्ड नहीं आसान है, हार्ड नहीं आसान है। मैंने जो वीडियो शेयर किया प्लीज देखिएगा उसको। अभी हमारे पास टाइम
टाइम कम है और मैं आज कवर भी नहीं कर रहा हूँ। और जावा 8 फीचर्स अगर आप लोग कहोगे नेक्स्ट में कवर कर देंगे, 2-3 चीज कवर कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई इशू नहीं। या कल कल रख लें क्या एक्स्ट्रा क्लास? या जावा 8 फीचर्स का मैं वीडियो भेज दूंगा, आप कर लोगे क्या? एक वीडियो बना दूं रिवीजन के लिए, बताओ? एक वीडियो बना दूं कल संडे, और वो वीडियो ऐड कर दूंगा इसी में, क्या कहते हो आप लोग? कलेक्शन का भी बना दूं और जावा 8 का भी बना दूं, दोनों बना दूं क्या? 1-1 घंटे 2-2 घंटे के। कल क्लास का वीडियो बना देते, सब तो रिवीजन है। ये तो रिवीजन है, वीडियो वीडियो बना के ऐड कर देंगे। कलेक्शन 8। एक दिन की छुट्टी तो हमें भी दो, कल संडे है। मंडे को फिर से बैकएंड क्लास होगी पुरानी वाली। कल ऐड कर, कल शाम को मैं जावा 8 फीचर्स ऐड कर दूंगा, वो सब देख लीजिएगा, इसी लेसन के नीचे आ जाएगा। और कलेक्शन भी आप लोग कहोगे तो ऐड कर दूंगा, नई मैं नए लेक्चर से बना दूंगा, ठीक है? आप लोग क्लिक तक कर, इतना कर दूंगा। और ट्यूसडे से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग, ठीक है भाई? आप सब मोजे मोजे में हैं, सब मोजे मोजे में। और एक काम आपके लिए कल और कर दूंगा, ऊप्स के नोट्स, जावा 8 के नोट्स और कलेक्शन के नोट्स, ये 3 पीडीएफ आपको कल परसों मतलब मंडे को दे दूंगा, कल मैं बना लूंगा, ठीक है? आप मजे, हम मोजे मोजे में। तो अभी अभी क्लास मैं यहीं पे बंद करूंगा, मतलब अब नहीं पढ़ाऊंगा एक्चुअली, आज सैटरडे है तो मन भी नहीं कर रहा मेरा पढ़ाने। आई डोंट नो क्या होता है सैटरडे।